नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत आज पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर सीएम ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। तो मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ किया, प्रदेश की बेहतरी की कामना की। सरकार जो है विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही उन्होंने भगवान से कामना की पूजा पाठ करते हुए। तस्वीरें हम आपको इस वक्त भी दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जो हैं वो हरिद्वार के दौरे पर भी हैं, जहां पर उन्होंने कुंभ मेले में लग रहे नेत्र कुंभ शिविर का शुभारंभ किया है। तो नेत्र कुंभ का शुभारंभ जो है वो किया गया और ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उनको जो समय उन्होंने दिया है, विधायक निर्वाचित हुए। तो हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और देखिए वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे भी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है आज। साथ ही जब हम हरिद्वार की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं और वहाँ पे साधु संतों से भी खबरें हैं कि मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी नेत्र कुंभ का शुभारंभ जो है उन्होंने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे बीच आ चुके हैं और मैं पुलकित शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा हरिद्वार के। देखिए, सीएम तीरथ सिंह रावत इस वक्त आज हरिद्वार दौरे पर है और इस वक्त वो ऋषिकुल में आयोजित हो रहे एक बड़े कार्यक्रम में फिलहाल वो प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम है जो कुंभ मेले के तहत नेत्र कुंभ एक शिविर लगाया जा रहा है। तो कुंभ मेले में करीब 7 जगहों पर ये शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें विश्व स्तरीय और देश भर से बड़े नेत्र जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुंभ मेले में आने वाले जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु होंगे, जो भी इस समस्या से ग्रसित होंगे या जो भी अपनी आंखों के इलाज के लिए यहाँ पर आना चाहेंगे, उनको यहाँ पर निःशुल्क और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का इलाज यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद सीएम के अन्य भी यहाँ पर कार्यक्रम है। इसके बाद सीएम हरिहर आश्रम पहुंचेंगे, जहाँ पर पहले से मौजूद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और हरिहर आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अखाड़ा परिषद के साधु संतों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। तो कई तरह के आज यहाँ पर उनके कार्यक्रम है और फिलहाल यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि अब कुंभ में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली सरकार ने श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी कहा था, लेकिन देवस्थानम बोर्ड पर सीएम तीरथ ने कहा है कि पंडा पुरोहित जो है, तीर्थ पुरोहित हकूकदारियों से बात की जाएगी। सभी को जल्द बुलाकर बात करूंगा। गैर सैन कमिश्नरी पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की भावनाओं के मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा। देवस्थान बोर्ड में भी मैं आगे इसके लिए भी बात करूंगा, जो वहाँ का पंडा समाज है, जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूँ कब बुलाऊंगा, बुलाऊंगा। उनके साथ उनकी भावनाओं को जानूंगा। हम समन्वय अपने आपस में, यानी दूरी न बनाते हुए उनको सुनना और सुन करके फिर उसके लिए मैं बैठूंगा। आप हैं, हम हैं, तुम हैं, ये है, वो है, कोई भी है, हम उस ओर नहीं जाते हैं। मैं इधर ध्यान देता ही नहीं कौन क्या करे क्या। जनता के हित में क्या है और जनता क्या कह रही है, ये महत्वपूर्ण है। पार्टी कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको तो राजनीति रोटियां सेकनी है। जनता क्या कहती है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम जनता की आवाज़ को देखते हैं और जनता को आवाज़ को देखते हुए हमको क्या करना। तो जो आपने विषय कहा उसमें जनता की क्या आवाज़ है उसको सुन करके। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो लोकसभा का उपचुनाव लड़ना चाहते हैं और इस बारे में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम तीरथ से भी इच्छा जता चुके हैं। बता दें कि सीएम बन चुके तीरथ सिंह की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। माननीय अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी से ये अनुरोध किया है कि, और मैंने तीरथ जी से भी कहा है, और मैंने तीरथ जी से भी कहा है कि मेरी माननीय नड्डा जी से जब उन्होंने तीरथ रावत जी को मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई थी तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का मुझको फ़ोन आया था। तो मैंने तब उनसे अनुरोध किया था
कि पार्टी अगर उचित समझे तो कोटद्वार से तीरथ जी विधानसभा लड़ सकते हैं, और पार्टी जो भी उचित निर्णय करे, मैंने ये माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, तो उन्होंने कहा ये आपका सुझाव, आपका ये विचार हम पार्टी के स्तर पर इस पर पार्टी के स्तर पर निर्णय विचार करेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सोमवार को बलबीर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर विधिवत तौर पर कार्यभार संभालेंगे। पार्टी ने इस मौके को जश्न में तब्दील करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के मुताबिक महानगर कार्यालय से रैली के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश कार्यालय में लाया जाएगा, जहां 1 बजे के आसपास मदन कौशिक कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री एवं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि जो दूर कंदराओं से चलकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसे हमारे प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन कौशिक जी भी उस अभिनंदन रैली में रहेंगे। वो अभिनंदन रैली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिला कार्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थानों पर उसका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो ये यहाँ पर जिला कार्यालय में उसका प्रदेश कार्यालय में उसका समापन होगा। सरकार में मैदानी जिलों की अपेक्षा पहाड़ के जिलों को नेतृत्व न मिलने पर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने चंपावत और बागेश्वर जिलों को इग्नोर करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पिथौरागढ़ और चंपावत संगठन में एक जिला है। दोनों जिलों से 5 विधायकों में से मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने इसके लिए सीएम का आभार भी व्यक्त किया। बागेश्वर है, चंपावत है और पिथौरागढ़ को प्रतिनिधित्व मिला है बिशन सिंह चुफाल जी को, लेकिन इन जो पहाड़ी हमारा प्रदेश है इसमें पहाड़ के लोगों को ज़्यादा पहाड़ी प्रदेशों में हर जिले से कई प्रतिनिधित्व मिलता, तो शायद मुझे लगता कि जनता को लगता कि यहाँ इस फेरबदल का कोई फायदा होगा। 5 विधायक हमारे पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के हैं, तो हमें एक मंत्री पद मिला है, उसमें हमारी बहुत खुशी है और हम आभार व्यक्त करते हैं प्रदेश नेतृत्व का। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के भीतर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के रवैये से नाराज कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कृष्णा बहुगुणा ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। कोटद्वार में कांग्रेस की एकजुटता को लेकर जिला संगठन की बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक में ही संगठन के भीतर नेताओं का टकराव देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्य प्रकाश जोशी का दावा है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से एकजुट है। ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जिस तरह से अब बैठकें हो रही हैं और एकजुटता से हो रही हैं, उसमें सब लोग आ रहे हैं और वही लोग बूथ स्तर पर पहुंचने का काम करेंगे। इसी तरह से हमारी जिला इकाइयां फिर से दोबारा से हम उसको दोबारा पुनर्गठन जहां जहां ज़रूरत है वो पार्टी कर रही है। बीजेपी के पूर्व महामंत्री संगठन रहे संजय कुमार एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो दोबारा से सियासी गलियारों में चक्कर लगाते नजर आने लगे हैं। संजय कुमार पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सियासी गलियारों में एक बार फिर से संजय जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कुछ गंभीर आरोप जब उन पर लगे थे तो बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो सभी के दाग अच्छे हो जाते हैं और फिर उनका महत्व पार्टी के ही लोग बताने लग जाते हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के पर्व की। तो आज आपको बताएं कि बेहद ही महत्वपूर्ण पर्व फूलदेई है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुमाऊं रीजन में फूलदेई, तो गढ़वाल रीजन में इसे फूल संक्रांति का पर्व कहते हैं। चैत मास और बसंत ऋतु की शुरुआत पर आयोजित होने वाले फूलदेई पर्व को सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में बच्चियां जो है वो टोकरी में फूल लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची। बच्चों ने मुख्यमंत्री की देहरी पर फूल डालकर मंगल कामना की, तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ पे अच्छा लगा और यहाँ पे मुझे जो है वो यहाँ पर मुझे कि मैंने यहाँ पे गाना गाया, यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस का वो मिला है। तो ये जो त्यौहार है ये उत्तराखंड का सबसे अच्छा त्यौहार है, ये हम इसे अच्छा मानते हैं। सीएम साहब ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए हैं और हमने फूल सीएम साहब के घर के दरवाजे पे डाले हैं। सीएम साहब ने हमें चॉकलेट का एक गिफ्ट दिया, कार्ड दिया और फ्रूटी दी।
फूलदेई त्योहार हमारे उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। समृद्धि का प्रतीक, सौभाग्य का प्रतीक ये फूलदेई त्योहार है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ गणपति महाराज जी को पूजने माना, दैन हो या खोली का गणेशा। तो खोली में जो है इस पूरे महीने कन्याओं के द्वारा गणेश जी की पूजा होती है। देखिए, फूलदेई का जो त्योहार है ये बेसिकली हमारे पर्यावरण पे आधारित है। बसंत ऋतु के बाद जब फागुन का महीना हो जाता है, लग जाता है, तब इस फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें प्रकृति में जितने अलग अलग रंगों में प्रकृति फूलों के रूप में अपना रंग बिखेरती है, उन्हीं फूलों को लेकर बच्चे जो हैं सबकी देलियों में, जो द्वार में देलियां होती हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, ये हमारी एक संस्कृति है और ये उत्तराखंड की एक पहचान है। फूलदेई आज और बसंत ऋतु प्रारंभ होने जा रही है और खेत और खलियान पीले नीले हरे, ऐसा एक नई बहार आ रही है। तो उस रूप में ये पर्व मनाया और बच्चियों के द्वारा जो कन्याएं हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिनके कारण समाज बनता है, और उनको मैं नतमस्तक करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ, उन कन्याओं की पूजा करते हुए, और इस प्रकार की संस्कृति हमारी बनी रहे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर फूलदेई पर्व की बधाई दी। कहा, मानव और प्रकृति के अटूट संबंध का प्रतीक, नव संकल्प, नव वर्ष, नव ऋतु के आगमन का सूचक उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व फूलदेई की आप सभी को शुभकामनाएं। रंग बिरंगे पुष्पों से सराबोर हर देहरी सुखी, संपन्न और प्रसन्न रहे। आज उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हमारे जीवंत संस्कृति का ये प्रतीक है। आइए हम सब उल्लास और उत्साह से इसे मनाएं। आइए इस शुभ दिन पर भी हम अपने नौनिहालों द्वारा अपने घर की दहलीज पर पुष्प वर्षा कराएं, उन्हें शगुन के तरह तथा उपहार देकर इस त्योहार को जीवंत बनाएं और अपने पारंपरिक पकवानों का आनंद लें, और जरूर सोशल मीडिया पे भी फूलदेई का त्योहार बनाने के लिए चित्रों को साझा करें। तभी आगामी पीढ़ी को भी हमारी महान विरासत स्थानांतरित हो पाएगी। आप सभी को फूलदेई त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। माना जाता है कि सर्दियों की विदाई के बाद पहाड़ों की चोटियों पर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। साथ ही पहाड़ के जंगल, लाल बुरांस के फूल, खेतों की मुंडेर, पीली फ्योली के फूल मौसम को बसंती बना देते हैं। इसी समय चैत महीने की संक्रांति को पूरे पहाड़ की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार कुछ इलाकों में 8 दिन तक और कुछ इलाकों में पूरे चैत्र मास चलता है। फूलदेई के मौके पर श्रीनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर सीएम ने, साथ ही साथ राज्यपाल ने, राज्यसभा सांसद ने भी, अनिल बलूनी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी प्रदेश की जनता को खूब बधाई दी। चैत्र मास की संक्रांति को कुमाऊं भर में फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। आज घर के दरवाजों की पूजा की जाती है। कन्या चावल और फूल से पूजा करती हैं, जिसके बदले में लोग कन्याओं को गुड़ और पैसे देते हैं। बच्चों में फूलदेई को लेकर बहुत उत्साह रहता है। फूलदेई पर्व पहाड़ों की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है। इस दिन बच्चे बसंती फूल चुनकर घरों की देहरी पर चढ़ाते हैं और बच्चों को गुड़ चावल भेंट किए जाते हैं। पहाड़ में मनाए जाने वाले इस लोक पर्व का बच्चों को बड़ा इंतजार होता है, तो बहू बेटी भी अपने मायके आती हैं और इस दिन पहाड़ में अलग अलग पकवान तैयार किए जाते हैं और आस पड़ोस में उनको बांटा जाता है। वैसे जानकार कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन के तौर पर इसको मनाया जाता है। फूलदेई जो है ना, फूलदेई का संबंध हमारे पर्यावरण के साथ है और इतना गहरा संबंध है कि जैसे हम लोग चरण स्पर्श एक परंपरा हमारे संस्कारों में है, वैसे ही एक परंपरा फूलदेई की है। जब हम लोग देहली भेंटते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पर्यावरण के लिहाज से कितना बड़ा पर्व है। और बच्चे जो हैं इस दिन
विशेषकर प्योली का फूल और सिलफोड़े का फूल, बुरास का फूल लेकर के जो हमारा घर का मुख्य द्वार है उसकी डेली पूजन करते हैं, पहले अपने घरों में फिर पास पड़ोस में। चमोली में भी फूलदेई त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। फूलदेई का पर्व बच्चों द्वारा खूब खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों ने इसे मनाया। हरिद्वार में टिबड़ी कॉलोनी के पास राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आग लग गई। धधकती आग से वन संपदा को बहुत नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन दिनों जो जंगलों में आग लग रही है उसने बहुत नुकसान, न सिर्फ प्रकृति की संपदा की जब हम बात करते हैं, अब मवेशी भी इसमें मारे जा रहे हैं। वन संपदा को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उधर ऋषिकेश के डोईवाला में आज दोपहर बाद किसान महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वॉलंटियर जो हैं वो क्षेत्र में पहुंचकर लगातार किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसानों की महापंचायत केशवपुरी बस्ती के दशहरा ग्राउंड में होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत तमाम किसान जुटेंगे। जो हमारा आंकड़ा है वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा संख्या जो है इसमें पहुंचेगी। पांवटा साहिब है, हरिद्वार है, सहारनपुर है और जगह जगह से लालडांग है, कटावड़ है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं लगे हुए, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो सभी जो है सभी गांव में जा कर के सभी को प्रेरित कर रहे हैं। सभी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाहर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने खाली प्लॉट है, वहाँ पे पार्किंग रहेगी और वहीं से लोग पैदल आएंगे यहाँ के लिए। शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, उसके बाद अपना शांतिपूर्वक से जाएं। लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर अब डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने सख्त कार्रवाई की बात कही। कहा है कि किसी भी जिले में अवैध खनन होने पर सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं बल्कि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीआईजी गढ़वाल रेंज में आने वाले 7 जनपदों में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीआईजी ने कार्रवाई की बात कही है। हाँ देखिए, इलीगल माइनिंग के शिकायतें मुझे भी इन दिनों बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इसमें हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको यही इंस्ट्रक्शंस भेजे गए हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, इसमें एक्शन लिया जाए और यदि एक्शन नहीं लिया जाता है तो जो कंसर्निंग गजेटेड ऑफिसर हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स की जाएगी। उधर उत्तराखंड पुलिस का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो भारतीय कप्तान विराट कोहली के डग पर आउट होने के बाद उन्होंने किया था। कोहली के आउट होने को ट्रैफिक सुरक्षा से जोड़ते हुए लिखा गया, हेलमेट लगाना ही काफी नहीं है, पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाना भी जरूरी है, वरना कोहली की तरह आप भी जीरो पर आउट हो सकते हैं। हालांकि अब सफाई आई है। यूके पुलिस यानी कि उत्तराखंड पुलिस ने कप्तान कोहली को टैग करते हुए ट्वीट किया, जो हमारा विराट कोहली को लेकर ट्वीट था उसमें हमारा मकसद सड़क सुरक्षा को लेकर जनता को जागरूक करना था। एक सामान्य संदेश था, इसमें हमारा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। देवभूमि की संस्कृति के पारंपरिक लोक पर्व फूलदेई की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नव ऊर्जा, नव उल्लास का प्रतीक बसंत ऋतु का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य लाए, ऐसी कामना करता हूं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। आप देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्रियों की बात करें, राज्यपाल की बात करें, सभी जो है उत्तराखंड वासियों को फूलदेई की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उधर नगर निगम रुड़की के सभागार में दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स फिर से विवादों में आ गई हैं। सभागार की दीवारों पर प्रधानमंत्री, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और पूर्व मंत्री मदन कौशिक और मेयर की पेंटिंग बनाई गई, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र रावत और मदन कौशिक की पेंटिंग हटाने की मांग की। मेयर का कहना है कि जो सरकारी आदेश में है उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। और हमने तो ये शुरू में ही मांग की थी कि आप राजनीतिक लोगों की तस्वीरें मत बनाओ, क्योंकि ये राजनीतिक लोग जो हैं वो पदों पर आते जाते रहते हैं। देखिए, सरकारी जियो में जो होगा वो अधिकारियों का काम है, मैंने निर्देश कर दिया है उनको, जो जियो के अंदर है अधिकारी उसको करेंगे।
उधर चमोली के नीति घाटी स्थित टिम्बरस्याण महादेव की यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जाने लगी है। बर्फानी बाबा और छोटा अमरनाथ के नाम से मशहूर टिम्बरस्याण महादेव में इस बार भी बर्फ से शिवलिंग बना हुआ है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।